हमारा कल भी मिलना हुआ था, परसों भी मिलना हुआ था। सुरेश कुमार नवल जी से भी सुबह हमारा मिलना हुआ और उसके पश्चात आज हमने सभी से बात करी। सभी ने हमें आधा आधा घंटा 20-20 मिनट भी दिए, कईयों ने 10 मिनट भी दिए, किसी ने 5 मिनट भी दिए। तो सभी अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई। उस वार्ता के पश्चात कुछ हद तक पॉजिटिव भी रही, कुछ जो चीजें नेगेटिव थी उसके लिए हमने सरकार को और आला अधिकारियों को भी हमने चेता दिया है। सोमवार को भी हमारी सीएमओ में बैठक है, वार्ता है, हमें बुलाया है इन लोगों ने। देखते हैं अब उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इससे पहले भी हम सीएमओ में भी दे चुके हैं सारी चीजें इन तक, और चिकित्सा मंत्री किन भर्तियों की बात हुई, उन भर्तियों को कैसे पूरा कराया जाए? जी, सबसे मुख्य रूप से जो चिकित्सा विभाग का जो लिखित परीक्षा का जो हमारा ऑर्डर जारी हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। आज से 2-3 दिन पहले हेमंत गेरा जी को उसके लिए हमने धन्यवाद भी दिया आज कि भी क्योंकि वो डीओपी से वो पत्र जारी हुआ था, और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी हमने धन्यवाद दिया कि उन्होंने जो क्या फर्जीवाड़े पे लगाम लगाने के लिए जो एक कदम उठाया है, चिकित्सा विभाग की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से हों, इसके लिए हमने उनको धन्यवाद भी दिया। लेकिन क्या है, 1-2 भर्तियां ऐसी रह गई जिनको अभी भी ये लोग थोड़ा संशय रख रहे हैं कि भी वो मेरिट से होंगी या लिखित परीक्षा से होंगी। अब तक उसकी स्थिति अब तक क्लियर नहीं हो पाई थी, क्योंकि एमएनआईटी को भी एक भर्ती है, जैसे फार्मासिस्ट भर्ती है, उसकी अभ्यर्थनाएं भेजने की तैयारी कर रहे थे। तो एमओयू कल कैंसिल भी हुआ है। लेकिन मैं एमएनआईटी को भी चेता देना चाहता हूं, पहले भी मैंने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया था। अगर एक भी फर्जीवाड़ा हुआ तो मैं पहले ही एसओजी में जाऊंगा और एमएनआईटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अगर एक भी फर्जीवाड़ा हुआ तो उसके चेयरमैन से लेके सारे के सारे कल को जेल में जाते हैं। और जैसे रीट भर्ती में भी हमने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया था, मैंने पैरामेडिकल भर्ती में भी, कि सब ने मतलब देखा है इस चीज को कि कैसे एसओजी में हम लोग गए और हमें न्याय भी मिला कुछ हद तक। लेकिन अब तक भी काफी लोगों तक वो न्याय नहीं पहुंच पाया ढंग से देखा जाए तो। लेकिन मुख्य रूप से जो भर्तियां थी, फार्मासिस्ट भर्ती लिखित परीक्षा से हो जल्द से जल्द, साथ ही नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्तियां हैं उसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। वित्त विभाग में अखिल अरोड़ा जी देखते हैं सारा काम, तो पदों की जो हमारी एक 4900 के करीब पदों की फाइल थी वो रुकी पड़ी थी इतने दिन से। जब अब एक तरफ ये कहते हैं भी सीएचए वाले भाई लोगों को जब हटा दिया गया है, तो यूं कह रहे थे, बोले हमने तो वहां फाइनेंस दे दिया, तो इधर से भी तुम पैसे वो फाइल नहीं चला रहे हो। कम से कम उनके लिए 10,000 की भर्ती करवा दो, साथ ही उनका भी भला हो जाए कैसे भी करके, और साथ ही उनको बोनस अंक भी दे दो इसके लिए भी। और साथ ही उनका अगर एक्सटेंशन का अगर होता है, जैसे 3-4 महीने भी कम से कम उनका एक्सटेंशन होता है, तो उनको भी बोनस अंक मिल जाएगा। जैसे 1 साल का पूरा हो जाता है तो वैसे तो 89 डेज का हमने उनको बताया कि भी कई राज्यों में बोनस अंक देने का ऐसे प्रावधान उस वक्त मोदी जी ने भी कहा था, केंद्र सरकार ने भी कहा था, और यहाँ भी कहा गया था कि जो लोग कोविड में काम करेंगे उनको हम बोनस अंक देंगे 89 डेज, यानी 3 महीने जिसने कार्य कर लिया, तो उसके लिए कोई रूल्स बना दीजिए। साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स जो है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो संविदा सेवा नियम है जो 2022 बने हैं, उनके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि भी जो संविदा में जिस तरह से कोई कैडर बन जाए, सीएचए वालों के लिए भी छोटा मोटा ऐसे तो बात सीएचसी की चलिए, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, आप मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष है राष्ट्रीय, आप ही के घर के साथी हैं, आपके विद्यार्थी यहाँ पर, इनके लिए क्या कुछ आज वार्ता हुई आपको उनको लेकर? जी, आज रास्ता निकल सकता है कि वो सही सलामत घर चले जाए और उनको नौकरी मिल जाए? जी, उनको हम उनके लिए हमने 3 प्रपोजल दिए हैं। अलग अलग टाइप के प्रपोजल है। मुख्य रूप से जो पहले वॉलेंटियर्स वाला जो दिया था हमने फोर्स के लिए, वॉलेंटियर फोर्स के लिए, उनके लिए, तो वो तो खैर किसी को पसंद आए नहीं आए उस हिसाब से, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को सही भी नहीं लगा। लेकिन सिर्फ एक उद्देश्य था कि उनका एक बार के लिए एक्सटेंशन हो जाए, और एक्सटेंशन हो जाएगा तो उनको 1 साल पूरी कंप्लीट होने के बाद उनको भी बोनस अंक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से बोनस अंक, चाहे लिखित परीक्षा भी होती है तो 10 अंक जो बोनस होता है वो एक तरफा उनको आगे ले जाता है, तो वो उसको उनका बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी क्या चीज है कि जो ये काम देखते हैं वो देखते हैं हेमंत गेरा जी एक तरीके से, क्योंकि कार्मिक विभाग के हाथ में होता है, पूरा का पूरा कार्मिक विभाग के अंडर में है पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स जो है, जो सेवा नियम बन रहे हैं 2022, उसके अधीन इनको अगर कोई कैडर बन जाएगा या कैसे भी, तो उसी के आधार पे इनको एक्सटेंशन मिले या जो भी है आगे बढ़ाएं, तो उसका क्या रास्ता निकल सकता है, उसके तहत हमने थोड़ा विचार आज किया, काफी चीजें हमने उनको प्रपोजल दिए। और साथ ही जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं एक तरीके से अखिल अरोड़ा जी, तो वो क्या है, अगर एक्सटेंशन होता है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अखिल अरोड़ा जी है, उनकी भी उसमें अनुमति चाहिए। तो उनको हमने काफी चीजें इनको बताई कि भी अभी ऐसे अभी जो है कुछ स्वास्थ्य विभाग में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे चलाए जाने हैं जिनकी वजह से क्या है, उनको प्रोग्राम्स को आगे, जैसे अब एनजीओज को ठेका दे देते हैं, पीपीपी मोड पे दे देते हैं, आप एमआरएस को, मतलब अलग अलग जगह पे आप लोग दे देते हैं हर किसी को, प्लेसमेंट एजेंसीज को, तो आप उनकी बजाय इनको वहां पे रख के और उस हिसाब से आप उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अब टोबैको के लिए आ रहा है 30 तारीख से तंबाकू निषेध कार्यक्रम,
उसके लिए जागरूकता अभियान शपथ ग्रहण के लिए मैंने एक मांग रखी है कि भी शपथ ग्रहण करवाए जाए सभी लोगों को, ताकि तंबाकू मुक्त हमारा राजस्थान हो सके, नशे मुक्त हो सके। अधिकारियों से आप मिले, क्या रवैया था, सकारात्मक था या नकारात्मक? जी, अधिकारियों से मिले थे तो उसमें था पॉजिटिव भी रहा कुछ हद तक, लेकिन सीएचए के लिए अभी भी इतना सीरियस नहीं है वो लोग। जिस हिसाब से उनको उनसे रवैया था, बातें हमने उनकी प्रपोजल बता दी कि भी उनको अगर अच्छा लगे तो वो प्रपोजल ले लें तो अच्छा है, अभी नहीं तो क्या है, आंदोलन आगे बढ़ भी सकता है सभी साथियों का। और किसी कह रहे थे कि भाई 27 तारीख को हम उनको हटा देंगे, ये कर देंगे, तो साफ शब्दों में हमने चेतावनी भी दी थी। एमएल लाठर जी तक भी हमने बात को पहुंचाया था कमिश्नर साहब को कि भी अगर किसी को एक छोटी सी खरोंच भी आ गई तो हम ये मान लीजिए बहुत हाई लेवल पे आंदोलन करेंगे। और पूरा राजस्थान प्रदेश का एक एक मेडिकल विभाग का कर्मी और छात्र सभी उनके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे हैं तो आखिर भाई बहनी, तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, कुछ भर्तियों को लेके और जो आज हमारी वार्ता हुई थी वो भी मैं इसमें आपको बता देता हूं, जिसके अंदर मेडिकल ऑफिसर की भी भर्ती है, जिसकी 850 के करीब की फाइल है, वो भी जल्द विज्ञप्ति जारी होनी है, तो उसके लिए भी हम वित्त विभाग में, आज वित्त में उसकी फाइल अटकी हुई थी, वो अभी क्लियर होनी है। साथ ही आयुर्वेद की भी कुछ नई भर्तियां हैं, उनके लिए भी हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। डेंटल की काफी समय से 380 भर्तियों की एक फाइल अटकी पड़ी थी, वो लगभग हमें क्लियरेंस होती नजर आ रही है, लगभग एंडिंग पे है। साथ ही आप एक सबसे बड़ी चीज, जो नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्तियां थी उसमें 49 के करीब की फाइल थी, उसको भी क्लियर कराने की सोच रहे हैं। साथ ही एएनएम की भर्तियां बहुत कम है, 1155 पद हैं, और काफी जरूरत भी है अभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की। अभी जैसे सीएचओ लगे हैं सभी गाँव में, तो वहां पे कई ऐसे सब सेंटर्स हैं जिन पे एएनएम है ही नहीं, तो ऐसे में नई एएनएम भी लेनी चाहिए इनको, और उनकी भर्ती करनी चाहिए और स्थायी भर्ती करनी चाहिए। साथ ही जो है जो छोटे कैडर जो जिनका निर्माण हुआ है, बीबीटी, ओटी टेक्नीशियन और कैथ लैब, साथ ही नेत्र सहायक वाले जो साथी हैं उनके लिए, इन चारों कैडर्स के लिए भी नई जो भर्ती आ रही है, 200, 250, 150 से ऊपर पद सभी में सृजित हो रहे हैं। लेकिन नेत्र सहायक पे सबसे कम थे 73 पद, वो बढ़ा के अभी 250 से 250 करवाने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि भी वित्त विभाग से हमें संख्या मिल जाए। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए भी नए पदों पर भर्तियां लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें भी कुछ हद तक 180 के करीब भर्तियों की लगभग हम लोगों की सहमति आज बनी है, कि कह रहे हैं कि भी 180 तक हम लोग, फाइनेंस डिपार्टमेंट हम लोगों काफी देर 2-3 दिन में काफी बातों पे चर्चा हुई थी। बीपी जारोली को बर्खास्त किया गया, हाँ। किस आधार पर किया गया, बड़ा सवाल है, लेकिन एसओजी ने अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की। माननीय न्यायालय ने कल कहा कि उनसे जांच की जाए, उनसे पूछताछ की जाए, क्या एसओजी कर पाएगी? जी, अब मेरे को तो इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, एक कमेंट आया था उनका, मीडिया ने जब पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ है, ये बात वो बोल चुके हैं। उसके बावजूद उस वक्त जब इन्होंने इनसे पूछताछ नहीं करी, हम लोग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने पिटीशन दायर की थी, उसी के बाद ही एसओजी में मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसके बाद हमने प्रगति रिपोर्ट मांगी, प्रगति रिपोर्ट के दौरान भी जो एसओजी से प्रगति रिपोर्ट मांगी इस केस में, तो उसके अंदर भी अब तक प्रगति रिपोर्ट में हमने यही मांगा था कि भी जारोली, सुभाष गर्ग जी, सभी से आप पूछताछ कीजिए ना, जी तो क्या लगाए ऐसे चोरों के, आधे से ज्यादा तो चोर साबित हो चुके हैं इनमें से, तो ऐसे लोगों के क्या तो जी लगाए। तो इन लोगों से, जारोली से भी पूछताछ होनी चाहिए, और सरकार ये कह दे प्रशासन की भी हमारे बस की बात नहीं है, तो हम लोग जो युवा लोग हैं वो हिसाब ले इनसे ढंग से, तो कह दे कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, पर ये लॉ एंड ऑर्डर क्या है, पूरी तरह से फेल हो गया है अभी राजस्थान में। नकल विरोधी कानून आ चुका है, उसके बाद में पुलिस की भर्ती में इतना बड़े स्तर पर पेपर आउट हो गया। जी बिल्कुल बेखौफ हैं, बिल्कुल बेखौफ हैं अपराधी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। जो ये नया कानून आया है, इस कानून का जो देखिए साफ इनको भी पता है कि चाहे एक तो जो कानूनी प्रक्रिया है, हम हालांकि हम हमेशा पक्ष में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जुडिशियरी है अपने देश की, जो जुडिशियल पूरा सिस्टम है, उस पर हम हमेशा उसके साथ हैं, हमें विश्वास रहता है कि वहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं वहाँ पे लचीलापन भी रहता है, लचीलापन की वजह से ऐसे अपराधी सिर्फ 40-50 दिन के अंदर जो रीट के अपराधी थे वही बाहर आ गए, तो फिर हौसले तो ऑटोमेटिक बुलंद होंगे ही। पैरामेडिकल भर्ती में मैंने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया, अब तक उसमें वही अपराधी थे, उसमें से ज्यादातर, जैसे प्रदीप पराशर वगैरह पैरामेडिकल काउंसिल में ही था वो, तो इस तरीके से वो लोग एक तरीके से बहुत जल्दी बाहर आ गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो नया कानून ला रहे हैं, उस कानून में जो चीजें हमने कही थी, एंटी चीटिंग सेल में कुछ एक चीजें हमारी ली हैं उन लोगों ने, लेकिन हमने इतना मजबूत सिस्टम दिया था इनको कि बहुत इजीली अगर ये करते वो, तो आज किसी भी हद तक इस तरह की हिम्मत किसी भी अपराधी की नहीं पड़ती और इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हमने समान पात्रता परीक्षा के लिए भी, कांस्टेबल के लिए भी पहले ही बोल दिया था कि आप इसको समान पात्रता परीक्षा के अधीन लीजिए। अब जब पेपर लीक हुआ तभी क्यों लिया इन्होंने, पहले ही ले लेना चाहिए था। और सभी परीक्षाओं में मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 एग्जाम कीजिए, प्री और मेंस, ताकि
कोई भी व्यक्ति है वो गड़बड़ी भी करने की सोचेगा तो एक एग्जाम में कर लेगा, छोटी मोटी दो में कैसे कर लेगा, दो बार उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके का मामला फिर क्या है, जरूरी है। साथ ही फर्जीवाड़े के कानून की बातें तो करते हैं, लेकिन आप चिकित्सा विभाग में देखिए, मेरिट आधार पर सारी भर्तियां कर रखी हैं। मेरिट आधार पर भर्तियों में कई डीम्ड यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो 90% से ऊपर परसेंटेज बना के दे देती हैं। बाहर से लोग डिग्रियां ले आते हैं, उसके बाद फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र ले लेते हैं। 1 साल के अनुभव प्रमाण पत्र के, सरकारी अनुभव प्रमाण पत्र के 10 बोनस अंक, 20 2 साल के, 30 3 साल के, इस तरीके से वो बोनस अंक ले लेते हैं और वो परमानेंट भी हो जाते हैं। और वो बैकडोर एंट्रीज होती है, सारी फर्जी तरीके से अंदर घुसते हैं संविदा के आधार पे। कोई प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू घुसता है, कोई पीपीपी मोड के थ्रू ज्वाइन कर लेता है, एक फोन में लग जाते हैं ऐसी चीजों पे लोग। कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने सरकार से एमओयू कर रखा है, उनके थ्रू पीपीपी मोड पे घुस जाते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है। संविदा सेवा नियम की बात चल रही है, क्या ये लॉलीपॉप है या फिर हकीकत में सरकार इनको ज्वाइनिंग देगी, क्या लगता है? जी, सरकार इस मामले में संविदा कर्मियों को तो हमेशा लॉलीपॉप ही दिया है, इन्होंने बेवकूफ़ ही बनाया। इसकी सच्चाई इसलिए मैं आपको सामने ही रख देता हूँ। ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, सेवा नियम के लिए जो बनाए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स, हर बार इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, संविदा कर्मी भाई हैं, इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए 2014-15 से ये कमेटियाँ बनती हुई आ रही हैं और इनके चेयरमैन कोई ना कोई एक मंत्री को बना देते हैं। जैसे अभी बीडी कल्ला जी को बना रखा है, इससे पहले भी थोड़े दिन पहले इनको सुभाष गर्ग जी, इन लोगों को जिम्मेदारी दे रखी थी। उससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी, उस दौरान यूनुस खान को बना रखा था और उससे पहले यूनुस खान जी से हमारी काफ़ी बहस भी होती थी उस वक़्त। तो इस तरह से ये बनती रहती हैं और इनमें आते रहते हैं, कुछ नहीं, कोई गिनी-चुने किसी का भला हो गया तो बहुत मुश्किल से बात है। बाकी अगर इनको रियल में भला करना है, 7,000-8,000 में घर चल बस सकता है। यही तो बात है सर। संविदा कर्मियों में ये कहते हैं कि हम संविदा कर्मियों का बहुत बड़ा उत्थान करना है, तो आप उनको समान कार्य समान वेतन के अनुसार एक बार के लिए बेसिक सैलरी तो दीजिए। भाई एक नर्स का जो पेमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, 26,500 रुपया उसको मिलना चाहिए 50 बेड के ऊपर के हॉस्पिटल या 50 बेड के हॉस्पिटल में वो काम करता है तो, या फिर करता है या करती है तो। और 50 बेड से नीचे के हॉस्पिटल में भी या कहीं भी काम कर रहा है, वो पास आउट भी है जीएनएम बीएससी नर्सिंग, तो उसके लिए 20,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। मैं खुद केस जीत के आया हूँ ये। साथ ही फार्मासिस्ट का भी हम तय करवा के लाए थे। इसी तरह से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक राजस्थान में बने चिकित्सा विभाग में, तो ऑटोमेटिक संविदा कर्मी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति काम करने वाला हो, उनके लिए एक सैलरी जब तक निर्धारित नहीं होगी तब तक उनका भला कैसे होगा, आप बताइए। साथ ही जैसे आप कहीं भी शोषण के अलावा कुछ नहीं है संविदा पे, मैं जानता हूँ। पहले 5 साल आप संविदा पे शोषण करवाइए 7-7 हजार में, फिर उसके बाद आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, सरकार को फ्री में मजदूर मिले हुए हैं, बंधुआ मजदूर मिले हुए हैं और अच्छे से सरकार इनको यूज करती है, रगड़ती है, फिर उनके लिए ऐसी कमेटियां बनाती है बेवकूफ बनाने के लिए और वो लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके लिए कुछ मजबूत। जिस दिन ये एकजुट हो जाएंगे, इनको टुकड़े में बांट दिया जाता है, किसी को संविदा के आधार पे बांट जाता है, किसी को किसी कर्मचारी संघ के आधार पे। इन्होंने खुद नहीं अपने कर्मचारी संघ चलवा रखे हैं 5-6, तो कई ऐसे तो फिक्स रहते हैं जो सरकार के ही होते हैं। वो एक दूसरे से क्या करते हैं, भाई इसमें टुकड़े पैदा कर दो, अलग अलग टुकड़े पैदा कर देते हैं। आंदोलन जैसे ही होने को होता है 5-5 संगठन आते हैं, तो ये हालात पैदा कर दिए इन्होंने और इसी की वजह से आज दुर्गति हो रही है इस पूरे सिस्टम की। ये थे भरत बेनीवाल, जो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। विभिन्न भर्तियों को लेकर, फिर चाहे उसमें फार्मासिस्ट भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो वर्तमान जो आ रही, और विशेषकर चिकित्सा विभाग में जो भर्तियां आ रही है और रीटेबल मुद्दे को लेकर वर्तमान में जिस तरीके से मुद्दा चल रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है, संविदा कर्मचारी के मुद्दे पर नजदीक से बारीकी रखी। और आज कहाँ क्या कुछ हुआ, सचिवालय में किन किन अधिकारियों से मिले, हेमंत गेरा से मिले, अखिल अरोड़ा साहब मिले और वर्तमान अधिकारियों से मिले, तमाम जानकारी खास राजस्थान पर लाइव तस्वीर कुलदीप चरण के साथ, सचिवालय जयपुर।